नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी हुई कहानी नीली झील, जो कि एक दुनिया समानांतर में भी संग्रहित की गई है। तो जैसे कि हमारे चैनल की परंपरा है, कहानी पर पहुंचने से पहले हम लोग जानेंगे कुछ संक्षिप्त सा परिचय कमलेश्वर जी का। तो आइए जानते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए किया। उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं तो लिखी ही, उनके उपन्यासों पर भी फिल्में बनी, जैसे मौसम फिल्म आंधी नामक उपन्यास पर बनी, सारा आकाश, रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला आदि। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता के अलावा दर्पण और एक कहानी जैसे धारावाहिक की पटकथा लिखने वाले भी कमलेश्वर जी ही थे। 2005 में कमलेश्वर जी को पद्म विभूषण से भी नवाजा गया और 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कमलेश्वर जी की अधूरी अंतिम रचना उपन्यास सफ़र है, जिसमें कमलेश्वर की पत्नी गायत्री कमलेश्वर के अनुरोध पर तेजपाल सिंह धामा ने पूरा किया और 17 जनवरी 2007 को उनका निधन हो गया। यह नई कहानी से भी संबंधित थे और इनकी एक प्रमुख कहानी है नीली झील। तो आइए सुनते हैं इनकी प्रतिनिधि कहानी नीली झील। बहुत दूर से ही वह नीली झील दिखाई देने लगती है। सपाट मैदानों के छोर पर पेड़ों के झुरमुट के पीछे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे ये धरती एकदम ढालू होकर छिप गई है। गौर से देखने पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक बहुत बड़ा शीशा सा झलकता दिखाई पड़ता है। यही है वह झील। और इसी झील पर जल पक्षियों के शिकार के लिए आए हुए अंग्रेज कलेक्टर ने कहा, कितनी खूबसूरत है यह झील, जैसे जमीन में हार जड़ा हो। झील तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता होना चाहिए। यह 30 साल पहले की बात है और तब बस्ती से झील तक रास्ता बनाने के लिए आए मजदूरों की टोली में वह भी आया था और अंग्रेज साहब की मेम की आंखों को देखकर उसने कहा था, कितनी खूबसूरत है मैम, इनकी आंखें नीली झील की तरह लगती हैं। तगड़े और बदसूरत मजदूरों ने तब आंखें बचाकर गंदे इशारे किए और गहरी और भीगी जमीन में कार के पहिए फंसते ही वह सब पहले दौड़कर उस ओर धक्का लगाने के लिए जुट गया जिससे मेम बैठी थी। उसका मन होता था कि बहाने से हाथ डालकर फूल सी मेम को छुए, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी और मजदूरों को उसकी इस सीना जोरी पर बड़ा गुस्सा आया और वे भीतर ही भीतर चाहते थे कि उसकी मरम्मत हो जाए। रात को जब पेड़ तले बीनी हुई लकड़ियों के साले चूल्हे जले और उस वीराने में मजदूरों के मुंह की लौ में शैतानों की तरह उनके मुंह चमकने लगे आग की लौ में, तो भजनू ने कांख से तंबाकू का बटुआ निकालते हुए कहा, इस साले को मेट से कहकर निकलवाया जाए। मेम जान पाती तो चमड़ी उतर जाती, साला आशिक बनता है। बनने दो, तुम्हारा क्या लेता है। भूख से क्लांत और जल्दी जल्दी बाटियां सेकते हुए होरी ने बात तोड़ दी, हम सब की रोजी जाएगी, आगे कुरेदते हुए एक आदमी ने कहा। तभी दूसरे पेड़ तले से बड़ी भद्दी और मोटी आवाज में एक गीत का बोल उभरा, ओए मियाँ तोरी अखियाँ बड़ा जुल्म ढाएरी। और पीतल की थाली ठनक उठी और महेशा शैतान की तरह नाच रहा था। बाटियां पकाते साथियों की हंसी और वाहवाही से शोर मच गया। भूखे और थके मजदूरों की आंखों में एक वहसी चमक आ गई और एक क्षण के लिए वे जैसे तन की पीड़ा भूल गए। महेश गा गा कर कुछ देर तक नाचता रहा। पेड़ की पत्तियां आग की दमक में तांबे की तरह लग रही थी और उनके काले पपोटेदार तने अजगर की तरह झिलमिला रहे थे। आसमान सीप की पीठ की तरह धुंधला और काला था और झील की ओर से अजीब तरह के सूने सूने स्वर आ रहे थे। इसी समय तीखी आवाज में चीखता हुआ एक सारस गुजरा। उसकी बड़े बड़े पंखों से निश्वास सा निकल रहा था। सारस की चीख की प्रतिध्वनि कुछ क्षण आती रही और महेशा का स्वांग रुक गया। अब सीधे होकर बैठ और रोटी खा ले, कानों में मेट की आवाज थी। यह नाराज साथियों को मेट
का इस तरह अपनेपन से बोलना अच्छा नहीं लगा। भजनू ने धीरे से कहा, बदमाश ने मेड को खुश कर लिया है। काना भी ऐबी है ना, उसे भी तो मजा आता है। गुदारी बाटियों और उड़द की पकी हुई दाल के महक से सबकी भूख चमक आई। रात तक बदकही के बीच खाना चलता रहा। धीरे धीरे चूल्हे की आग मंझाकर राख में दुबक गई और पेड़ों का अंधियारा घना हो गया। सुबह होते ही सैलानियों की एक पार्टी वहां आकर रुकी। कुछ हिंदुस्तानी साहब थे और साथ में कुछ अच्छी अच्छी औरतें। औरतों के कंधे पर कैमरे लटक रहे थे और साहब के कंधों पर एयरगन और कारतूसों की पेटियां। खाने पीने का सामान कंडियों में था और वह उसके बोझ से उनसे चला नहीं जा रहा था। औरतों के खूबसूरत चेहरे पर पसीने का पनीला बह रहा था और साड़ियों के छोर कमर में खुसे हुए थे। धूल से बचने के लिए साड़ियों एक तरफ से कुछ ऊंची कर ली गई थी। उन्हें देखते ही मजदूरों ने रुकने का मतलब भांप लिया और वे अपने काम में इतने मशगूल हो गए कि जैसे उन लोगों की उपस्थिति से उनको कोई मतलब नहीं। पर महसा हाथ रोकर फेंटा कसने के बहाने कनखियों से उन्हें ताक रहा था। वह इसी इंतजार में लगा था कि अभी उनमें से कोई औरत सामान उठाने के लिए कहेगी और वह मेड की मर्जी देखकर निश्चय उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। साहब लोग भी किसी मजदूर से आंखें मिलाने की ताड़ रहे थे। बाकी सब आंख बचा रहे थे। सिर्फ महेशा आंख मिलाने के लिए उतावला था, पर साहबों से नहीं। जैसे उसने यही तय किया था कि नीली साड़ी वाली औरत अगर कहेगी तो वह फावड़ा छोड़कर सामान उठा लेगा। वह बार बार उसे ही हैरत से ताक रहा था। नीली साड़ी वाली औरत ने मौका पाकर बड़ी मीठी आवाज में कहा, कोई मजदूर मिल जाएगा यहाँ? महसा को यह बात नहीं जची। मजदूर ही चाहती है तो खोज ले, उसने ठसक से कहा। हम लोग सरकारी गैंग के आदमी हैं। कुछ इस तरह से जैसे सरकार से रुपया पाकर मजदूरी करना ऊंची बात हो। अरे जरा सी मदद चाहिए, यह सामान झील तक पहुंचाना है। उस नीली साड़ी वाली की मीठी आवाज़ थी। महसा का दिल बहक उठा। बड़प्पन और शान से बोला, मदद मिल सकती है, ऐसे बोलिए। महसा के तुच्छ से गर्व को लक्ष्य करके वह धीरे से हंसी और महसा एक क्षण के लिए पलक से उसके साफ दांतों को देखता रहा। फिर दौड़कर मेट के पास पहुंचा और सामान उठाने की इजाज़त मांगकर आ गया। उसे आते ही उसने गर्व से उनका सामान उठाया और नीली साड़ी वाली के कंधे में लटक रहे थर्मस को मांगने के बहाने बोला, ये बोतल भी दे दीजिए। मीठी आवाज़ वाली औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर वह ऐसे मानने वाला नहीं था। चलते चलते उसने फिर पूछा, आप लोग शिकार के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? लेकिन वह नीली साड़ी वाली औरत एक आदमी से मुस्कुरा कर बात कर रही थी। महसा को यह अच्छा नहीं लगा। एक अजीब तरह की परेशानी उसे हो रही थी। कुछ देर तो उसने बर्दाश्त किया, फिर उसका मन हुआ कि सामान पटक कर उसी आदमी से कहे कि उठाइए ना अपना तामझाम, मैं मजदूर थोड़ी हूँ। पर उनके साथ चल सकना भी उसे कम भला न लगा। उसने बोलने का फिर मौका मिला। गलत रास्ते पर मुड़ते देख वह लपक कर नीली साड़ी वाली के पास पहुंचा और एकदम उनके अज्ञान पर जैसे चीख पड़ा, आप लोगों को रास्ता नहीं मालूम? हमारे साथ आइए, इधर से दलदल पड़ेगा। दलदल? ओह! नीली साड़ी वाली कुछ ज़्यादा चौकन्नी हो गई। उसका यह चौंकना महसा को बहुत अच्छा लगा। उसे अनिर्वचनीय सुख सा प्राप्त हुआ। कानपुर में मिल से छुट्टी पाते ही वह चौराहे वाले कोनों पर रुककर इसी तरह की औरतों को तो देखकर खुश होता था। झुरमुट के पास पहुंचते ही सब लोग रुक गए। सामान वहीं उतरवा लिया गया। सभी औरतें हवा की ठंडक में अपने बालों की लटें ऊपर करती हुई या साड़ियाँ संभालती हुई बेफिक्री से बैठ गई। हल्की हल्की हवा झील की ओर से आ रही थी और छाया में कुछ सर्दी भी थी। झील के पानी के भीतर बादल तैर रहे थे और नरकुल धीरे धीरे कांप रहे थे। दूर से जिधर पानी उथला था, देवहंसों, मुर्गाबियों और पतारी के झुंडों के चुगने और पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी। देवहंस शायद सिवार खा रहे थे और मुर्गा भी घेंघे या केकड़े की खोज में मशगूल थे। पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। सहसा नीली साड़ी वाली ने झील के पानी की ओर इशारा करते हुए हैरत से कहा, पानी का सांप तैर रहा है। सभी कौतूहल से देखने लगे। महसा खिलखिलाकर हंस पड़ा। कैसे समझाए इन साहबों को, वो इतना भी नहीं जानते। वह सिर्फ नीली साड़ी वाली को ही बताना चाहता था। एकदम बोला, पनिया सांप नहीं है, एक चिड़िया है। वह चिड़िया बकता है? नीली साड़ी वाले ने प्यार से कहा। ना मानो तो देखती रहो। फिर इधर उधर नजर दौड़ाकर बोला, वह उस पानी में उगे ठूंठ को देख रही है? वह उस पर जो काली चिड़िया बैठी है उसी का साथी है यह सरपच्छी। वह काली चिड़िया? नीली साड़ी वाली उससे बात कर रही थी और वह तन्मय होकर बता रहा था, हाँ हाँ वही। सरपच्छी तैरने का बहुत शौकीन होता है, बस भाले सी कांची चोंच निकाल कर तैरता रहता है।
क्या खाता है? उसने उत्सुकता से पूछा। मछली, उसकी आंखों में चमक आती जा रही थी और बातें करने के लिए उसने बात जोड़ दी। अभी जब थक जाएगा तो किसी ठूंठ पर पंख और दुम फैलाकर सुखाएगा। अभी निकलेगा। नीली साड़ी वाले का मुंह खुला रह गया और उसके सफ़ेद दांतों को महसा निहार रहा था, नकबा के सफ़ेद पंखों की तरह धुले हुए चमकदार। उसका मन जाने को नहीं हो रहा था, पर मेट ने कहा, जल्दी लौटना और साथियों के कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे। तभी एक साहब को बंदूक संभालते देख उसका मन उचाट हो गया। वह नीली साड़ी वाली अब भी बंदूक की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। उनके साथ के एक साहब ने उसे कुछ पैसे दिए और अभी एक क्षण पहले का महसा अपना सारा आकर्षण भूल कर चल पड़ा। उसका मन भारी हो आया। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वह बंदूक घूम रही थी और कानों में चिड़िया का शोर समाया हुआ था। हर आवाज़ वह पहचानता था, उन पक्षियों की भी जो साल भर इसी झील के किनारे रहते थे और उनकी भी जो इस ऋतु में दूर पहाड़ों से उतरकर कुछ दिनों के लिए मेहमान की तरह आते थे। उनकी हर आवाज़ का अर्थ वह समझता था। वे लड़ रहे हैं या आनंद में गा रहे हैं या साथियों को खतरे का बिगुल सुना रहे हैं। झील के पानी में किलोले करते हर पक्षी के पंखों की सरसराहट का एहसास उसे रहता, चाहे वह मुर्गा भी हो, सुर्खाब, जंगली बतख, चाहे बकुला हो, सारस हो, नकटा, रेती, सर पक्षी या सोन पादरी। उनकी सीटियों की मधुर आवाज़ें उसके कानों में बजती थी और तभी उसका मन उस बंदूक की याद से धड़कने लगा। उधर बंदूक चली और गोली की टूटती हुई आवाज़ बादलों में गूंज गई और उसके बाद पक्षियों का कातर स्वर मन पर चोट सी लगी। उसका मन उदास हो आया। दूरी पर साथी मजदूर काम में लगे दिखाई पड़े। एक क्षण ठिठक कर उसने देखा, दलदल खामोश था और ऊपर से उड़कर भागती हुई चिड़ियों की भयातुर आवाज़ को शालीनता से पीता जा रहा था। मुड़कर वह तेज कदमों से लौट आया और अपने काम में जुट गया। रात को जब पेड़ों के नीचे सांझे चूल्हे जले तो महसा नहीं था। गांव से प्याज और मसाला लाने वाले चरण सिंह ने बताया, वह तो बदमाश घी की चुपड़ी रोटी खाएगा आज। कहाँ? गांव में? भजनू ने आश्चर्य पूछा। वही पंडिताइन के घर है। चबूतरे पर बैठा मिसकॉट कर रहा था लुगाई से और वह नमस्कारी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बतिया रही थी। पत्तीदार बाल काढ़े और जेवर पहने साथ बैठी थी। मरा साला, कहकर चरण सिंह ने पिच से थूका और प्याज की गांठ छीलकर खाने लगा। उससे कैसे आसनाई हो गई? भजनू ने तसले में आटा संभालते हुए रहस्यमय आवाज में पूछा। तू चाहे तो तू कर ले, कौन मुश्किल है? लेकिन उस नरक में कूदे कौन? बतख था जब हमारे पीछे लगी थी, एक बखत था। आदत के मुताबिक चरण सिंह अपने को बात से जोड़ रहा था। कुबड़ा ना होता तो शायद ब्याह रचा लेती। होरी ने जैसे चरण सिंह के कुबड़े पर प्रहार कर दिया। बैठ जा सीधी तरह, तू तेरे पीछे लग गई थी। गांव के ठाकुर ने जान दे दी पर नजर नहीं मिलाई उसने। असल में उसे पैसे का गरूर है, भजनू ने रोटी तवे पर डालते हुए कहा। 10 गांव में ऐसी औरतें नहीं मिलेंगी। का रूप है, का काठी है, राम कसम। चरण सिंह ने सिसकारी भरी और भजनू की बात का मतलब साफ हो गया। चूल्हे की आंच में उसका कुबड़ कद्दू की तरह लग रहा था। होरी की आंख के नीचे लटका हुआ बड़ा सा मांस का लोथड़ा सूझा हुआ था। कीड़े ने काट लिया था। कहते हुए उसने सने हाथों से आंख के नीचे सहलाया और बोला, घी मेवा खाती है, ठसक से रहती है पंडिताइन। 40 की लगती नहीं। भजनू ने रोटी पलटी। महेश की उम्र कितनी होगी? उसने दरख्वास्त किया। होगा 25-26 साल का, चरण सिंह बोला। फिर तो, कहकर होरी शैतानी से हंस पड़ा। झील तक वह सड़क तो पूरी नहीं बन पाई पर महेशा गंग से छुड़ गया। विधवा पंडिताइन ने उससे शादी कर ली। लोगों ने तरह तरह की बातें कही। किसी ने कहा कि जवान देख पंडिताइन ने फांस लिया और कोई कहता महेशा रुपया पैसा देकर ढरक गया। जो भी हो, दोनों तरह से लोगों को यह अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि किसी को बुरा देख लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और अच्छा बनते देख उनसे सहा नहीं जाता। लेकिन महेशा ने किसी की परवाह नहीं की। पंडिताइन फिर से सुहागन हुई और इतने दिनों बाद जब उसकी मांग में सिंदूर और गोरे माथे पर पत्तीदार बालों के बीच बिंदिया चमचमाई तो उसका रूप दुगना हो गया। दोहरे बदन की पंडिताइन जब चांदी की करधनी बांध कर चलती और पैरों में झांझे झन झन बोलती तो लोगों के कलेजे दरक जाते। रात में साथ चलते महेशा से पार्वती पंडिताइन कहती, तुम्हें तो जरा भी सहूर नहीं है। मर्द घरवाली के आगे आगे चलता है, साथ नहीं। लोग क्या कहेंगे? आगे चलो।
और सर पर साफा बांधे महेशा कहता, बड़ी शर्म आ रही है। शहर में मेम लोग इसी माफिक चलती हैं, बल्कि न बाँ हमें वहाँ फंसा के और बस्ती के बाजार से खरीदा चमकदार केलासन का जम्फर झिलमिलाता देख उसका माथा गर्व से उठ जाता। पार्वती कितनी खूबसूरत है। एक दिन देवियों की पूजा के लिए जब पार्वती ने महावर लगाया तो चमचे में गुलाल रंग उंगली में लेकर उसने पार्वती के होठों पर लगा दिया। पार्वती छुटाने लगी तो उसने अपनी कसम दे दी और नुमाइश से लाए शीशे को उसके सामने रख दिया। पार्वती ने लजाते हुए अपनी लाल होठों को देखा, अपनी खूबसूरती की शोखी से भरकर बोली, तुम तो मेम से शादी करते, लाली पाउडर वाले से, और वह अपने को खुद किसी मेम से कम नहीं समझती थी। तभी महेशा ने उसकी गुदारी कलाई पकड़ते हुए कहा, तुम किधर की मेम से कम हो? और हंसती पार्वती के उजले दांतों को देखकर उसका मन खिल गया। पार्वती के दांत ठीक वैसे ही हैं जैसे उसने कभी देखे थे, हंस के पंखों की तरह धुले हुए। पार्वती के कहने से उसने कल में बड़ी बड़ी रखवाई, चोटी में मोटी सी गांठ बांधता और मूछें छोटी करवा ली। मेले तमाशे पर जाने के लिए बैलों की एक गोई और छोटा सा रब्बा भी खरीद लिया। बैलों को खूब सजाकर रखता था। उनके गलों में 40 घुंघरुओं की माला थी और सींगों में पालिश। रब्बे की छत के लिए रंगीन झालर पार्वती ने सिल दी थी और गछिया वह दर्जी से बनवा लाया था। पहियों के ऊपर रथ की तरह हाथा लगवाया और सन की नहीं सूत की डोरियां लगवाई, किनारे बुनवाए। सतरंगी रब्बा था महेश का। एक दफा दौड़ में दांव लगाया था और पार्वती के पीछे पड़ गया। तुम साथ नहीं बैठोगी तो दौड़ में नहीं जाऊंगा। उसने बहुत समझाया, हमारा तमाशा दिखाओगे, बहुत लड़कपन है तुम में। महेशा हंसा, और तुम बूढ़ी हो गई हो ना, शर्म नहीं आती हमारे सामने कहते? बतिया बछड़ी से दांत हैं, अभी बात बूढ़ियों की तरह करोगी? और मेले की दौड़ के लिए जाते जाते जब ऊसर से रब्बा गुजर रहा था तो पार्वती ने चतुराई से उसे मना लिया था और मन में कोई मलाल लाए बिना महेशा मेला दिखाकर बगैर दौड़ में हिस्सा लिए लौट आया। बस्ती में हरदम महेशा और पार्वती की बात होती। दोनों को किसी न किसी की चिंता ना रहती। पार्वती रुपए का लेन देन करती और सबकी चोटी अपने पाँव के नीचे रखती। बस्ती में ऐसा कौन था जिसे वक्त बेवक्त 4 पैसे की ज़रूरत न पड़े। इसीलिए वो लोग पीछे चाहे जो कहें और महेशा को गालियां दे, पर सामने चिकनी चुपड़ी बातें ही करते। इसका एहसास दोनों को था, पर दोनों इतने मुक्त थे कि उन्होंने किसी का मन नहीं जलाया। महेशा अब निश्चिंत था, काम धाम करने की ज़रूरत नहीं थी। पर अब भी वह सैलानी लोगों को झील की ओर जाते देखता और उनके साथ कोई सुंदर औरत होती तो वह अपने को रोक नहीं पाता, पीछे पीछे चला ही जाता। चाहता कि वह औरत उससे बात करे, और जब वह औरत उससे बात नहीं करती तो वह चिड़ियों में मशगूल हो जाता। शांत झील के किनारे किनारे चक्कर काटता, नरकुलों के बीच साबूदाने की तरह फैले हुए मछलियों के अंडों को देखता और नील पक्षी के जोड़ों को निहारता। बगुले को ध्यान नावस्थित खड़ा देख वह सांस रोककर ठहर जाता और उसके शिकार की प्रतीक्षा करता। देर हो जाती तो घर की याद आते ही लौट पड़ता। एक बार वह दिन भर नहीं आया, आधी रात को लौटा। पार्वती ने नाराज होकर पूछा तो सीधे से कह दिया, जंगल तक गया था, झील पर घूम के मन नहीं भरता। पार्वती ने उलाहना दी तो बड़ी सफाई से उसने बता दिया, जंगल में तीतर देखने गया था, ससुरे धूल से नहाते हैं। तीतर वीतर नहीं, तुम कहीं और ही गए थे, सच सच बताओ मुझे। पार्वती कुछ कड़ी पड़ गई। तीतर देखना था तो बलदू के घर देख लेती, वह तो तीतर लड़ाता है। पिंजड़े में बंद तीतर क्या देखना, महेशा ने कहा। मुझे कोई पगला पालना तो है नहीं, पता नहीं लोग कैसे चिड़ियाँ पाल लेते हैं। तभी ऊपर आकाश से कुछ पंछियों का झुंड उड़ता गुजर गया। उसकी आंखें आसमान में टंग गई। एकदम बोला, यह वाघ का झुंड है। देख पार्वती, अब रात भर ये मछली का शिकार करेंगे। पक्षियों के नरम पंखों की रेशमी आवाज़ दूर तक चली गई। वो कुछ भी करें, तुम हमारी बात का जवाब दो, सच सच बताओ कहाँ गए थे। ईमान से बता दिया, लेकिन इतनी रात तक तीतर ही देखते रहे। पार्वती ने शंका प्रकट की। हाँ हाँ पार्वती मानो, देखो पैरों में कितने कांटे चुभ गए हैं। लड़ना है तो सवेरे लड़ेंगे, कहकर वह आराम से टांगे फैलाकर लेट गया। पार्वती ने बात बदल दी। रुपया बहुत फैल गया है, वसूल नहीं होता, तुम जरा लोगों को डांटो डपटो, हमसे ये नहीं होगा। अच्छा सुनो, मेरा मन है कि कुछ रुपया लगा के यहाँ चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया जाए, और बन सके तो मुसाफिरों के लिए 2 कोठरियाँ भी बन जाए। हारे थके लोगों को आराम मिलेगा और कुछ रुपया धर्म के कार्य में भी लग जाएगा। यह धर्म तुम्हें कब से सताने लगा? बहुत दिन की साध है मन में। मिस्त्री को बुला जमीन भी दिखाई थी, फिर कुछ नहीं हो पाया। मर जाऊंगी तो नाम के लिए एक मंदिर तो रहेगा, 10 दिलों से आशीष निकलेगी। पार्वती ने बड़ी सच्चाई से बात कही। बेवक्त यह बात कैसे सूझ गई तुम्हें? महेशा ने पूछा।
आज दिन भर यही सोचती रही। महेशा ने गौर से पार्वती को देखा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सचमुच पार्वती बहुत बदली सी लगी। आज उसे लगा कि सचमुच पार्वती उससे बहुत बड़ी है और उसके चेहरे पर नीली लकीरों का जाला बनना शुरू हो गया है। बाहों का खिंचाव ढीला पड़ गया है, कूल्हे पर भारीपन आ गया है, लेकिन फिर भी उसके पत्तीदार बाल उसे अच्छे लगे। कहाँ देख रहे हो? पार्वती ने आंचल का खूंट ऊपर सरका लिया। महेशा चुपचाप देखता रहा। कुछ नहीं, पार्वती ने फिर टोका तो महेशा ने कहा, यूं ही कह दिया, मंदिर बनना जरूरी है। पार्वती समझ गई कि उसके मन की बात यह नहीं है। महेशा की आंखों में अभी जो सूनापन उसने देखा था वह कुछ और ही कह रहा था। पार्वती ने कुछ उदास स्वर में पूछा, हमसे शादी करके पछता तो नहीं रहे हो? हैं? महेशा इस सवाल के लिए जैसे तैयार नहीं था। आज सोच के बड़ा दुख हुआ। अपने सुख की खातिर हमने तुम्हें खराब कर दिया। पार्वती की आंखों में पनीलापन था। पछतावा तो होता है। काहे का पछतावा पार्वती? महेश ने कहा, हमने कभी यह सब नहीं सोचा। तुमने ना सोचा हो पर मैं तो सोचती हूँ। महेशा को एकाएक लगा कि शादी के बाद सब घरों में बच्चे होते हैं, उसके घर में अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसने गहरी नज़रों से पार्वती को देखा। इस समय की बात वह समझ नहीं पा रहा था। आखिर पार्वती कहना क्या चाहती है? घर में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे सूनेपन में उसने पार्वती के साथ कभी अकेलापन नहीं महसूस किया। आज वह इतनी अलग सी क्यों मालूम हो रही है? हमेशा रात हो या दिन, अकेलेपन में उसके मन में प्यार की ही बातें आती हैं। तुम्हें क्या हुआ है? महेशा ने शायद आज पहली बार इतना सोचकर पूछा। पता नहीं क्या हुआ है, बस्ती का अस्पताल बहुत छोटा है, यहाँ मेरी देखभाल नहीं हो पाएगी। अस्पताल? लेकिन अस्पताल की क्या ज़रूरत है? महेशा और उलझ रहा था। तुम्हारी नासमझी के लिए क्या कहूँ, यहाँ घर पर मेरी देखभाल कौन करेगा? सगे संबंधी भी नहीं है जो ज़रूरत वक्त काम आ जाए। सुना है अस्पताल में तकलीफ भी नहीं होती, ऐसी दवा देते हैं डॉक्टर जी। महेशा हंसा। अब समझ पाया। वह उत्साह से भरकर बोला, जिला अस्पताल में चलना, पैसे देकर सब हो जाएगा, भगवान का दिया सब कुछ तो है। लेकिन पार्वती उस खुशी में हिस्सा नहीं बटा पाई। उसके मन में जैसे डर समाया हुआ था। बोली, एक बात कहूँ, हमसे बड़ा डर लगता है जान चली जाएगी। बेकार डरती हो तुम? बेकार नहीं, न जाने कैसी कैसी बातें मन में व्यापती है। बड़े डरावने सपने दिखाई पड़ते हैं, सांसें रुकने लगती हैं। तो हमारे साथ लेटा करो, महेश ने कुछ उपाय बताया। हम कहें कि आजकल तुम कतराई कतराई काहे रहती हो? बेकार की बातें मन में मत लाया करो पार्वती। पार्वती ने उठकर खाट पकड़ते हुए कहा, अब इतना बाहर मत रहा करो, ना जाने कब क्या हो जाए। महेशा ने खटिया से खटिया मिला ली और पार्टी के पास सरककर हाथ उसकी बाह पर रख दिया। अब डर नहीं लगेगा तुम्हें? कुछ देर पार्वती सो गई, पर महेशा को नींद नहीं आई। पार्वती का पैर एकाएक हिला और सांसें तेज हो गई, जैसे वह डर रही हो। महेशा ने उठकर उसके माथे पर हाथ फेरा और बड़ी देर तक देखता रहा। उसे नींद आने लगी तो लोहे का एक चाकू लाकर पार्वती के सिरहाने रख दिया और लेट गया। इन दिनों उसका मन बहुत भरा भरा रहता था। पार्वती इस लायक नहीं थी कि उसे झील तक ले जाता, खुद भी बैठता और उसे भी दिखाता वहाँ की सुंदरता। इसलिए वह आसपास ही कुछ देर के लिए चला जाता। हाफिज की बिसाती की दुकान पर अगर बैठ जाता तो पार्वती के लिए नाखूनों की लाली और कोई छोटा सा शीशा या और कोई चीज़ खरीद लाता। साथ साथ बैठते उसने पार्वती के सर का पल्ला कानों के पीछे कर दिया। फोटोग्राफर की दुकान पे गया और फ़ोटो खिंचवाने के लिए उसने पार्वती को तैयार किया। अपनी कमीज की जेब में सतरंगा रेशमी रुमाल रखा और गले का ताबीज़ खींचकर ऊपर कमीज पर निकाल लिया ताकि तस्वीर में सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़े। अपने पीछे बाग का पर्दा लगवाया जिसमें दो चिड़िया चोंच में चोंच मिलाए बैठी थी। लेकिन तस्वीर में और सब तो ठीक था, अफसोस सिर्फ बालों का था। ससुरे ने हमें बूढ़ा बना दिया। काहे पार्वती, तुम्हें ही बड़ा शौक चढ़ाया है, 1 रुपया खराब कर दिया। महेश को इस बात का मलाल नहीं था। उसने तस्वीर को फ्रेम में लगाकर बरामदे वाली घरोंची पर सजा दिया। ऐसी तस्वीर मुश्किल से ही किसी के घर में निकलेगी, मुख्तार साहब के घर में हो सकती है। उस दिन भी वह हाफिज जी की दुकान पर बैठकर लौटा। पार्वती के बालों में लगाने के लिए विलायती पिन लाया। पिन के पत्ते पर बनी मेम को वह ताक रहा था। पार्वती ने पूछा, मंदिर के लिए मिस्त्री से बात हुई? मिस्त्री तो नहीं मिले, पर एक नई बात सुनने में आई है। कहाँ? पार्वती ने उत्सुकता से जाना। अपनी बस्ती में बिजली लग रही है, चुंगी वाले बड़ी कोशिश में हैं, पर पैसा नहीं है चुंगी के।
तो बिजली कहाँ लगेगी। सुना, चुंगी अपनी कुछ ज़मीनें बेचने की बात सोच रही है, ऐसी ज़मीनें जो उसके लिए बेकार हैं। महेशा ने कहा तो पार्वती एकदम बोली, चुंगी अगर बेचे तो अपने चबूतरे के पास वाला कूड़ा खाना हम खरीद लें। चबूतरे पर मंदिर हो जाएगा और उधर मुसाफिरों के लिए एक छोटी सी धर्मशाला। तुम जरा सच्ची बात पता लगाओ। बात तो सच्ची है, हाफिज का रोज़ चुंगी के घर आना जाना लगा रहता है, वह गलत खबर नहीं लाएंगे। झील की ओर तभी चिड़ियों का कातर स्वर सुनाई पड़ा और उसका मन बहक गया। एकदम बोला, शायद शिकारी आए हैं। ऊपर आसमान से आव आव करते चक्रवाकों के जोड़े गुजरे। महेशा का मन ग्लानि से भर गया। इन्हें मारने से क्या फायदा, इतनी सुंदर चिड़ियां हैं पर मुर्दा खाती हैं। आजकल नई नई चिड़िया बहुत दिखाई पड़ती हैं, पहचान में ही नहीं आती। ये चिड़िया मेहमान हैं, कार्तिक खत्म होते ही आती हैं और फागुन चैत तक चली जाती हैं। घर से क्यों नहीं निकाल देती, घर में अंडा जमा किया है चिड़ियों ने, अभी निकाल सकती हूँ। पार्वती कह ही रही थी कि दिखाऊं, कहता हुआ महेशा उठकर चला गया और तरह तरह के सफ़ेद चितकबरे हरियाले अंडे उठा लाया। देख पार्वती, यह वाघ का अंडा है, यह सारस का और यह सोन पात्री का। महेशा एक एक अंडा उठाकर दिखाने लगा। वैसे तो पार्वती छूती नहीं, पर उसने सोन पात्री का अंडा हाथ में ले ही लिया। घुमाकर देखते ही हाथ से वह छूटकर गिर पड़ा और टूट गया। पार्वती के मुंह से चीख निकल गई, हाय दैया, टूट गया तो क्या हुआ, महेशा ने सरलता से कहा। पार्वती के चेहरे पर काले बादल से छा गए। उसका दिल धक से हो गया। धीमे स्वर से बोली, असगुन हो गया। आंचल में मुंह छिपाकर रो पड़ी। और पार्वती उस दिन भविष्य के आशंका में परिणामों को सोचकर रोई। बिल्कुल वैसे ही करुणापूर्ण असहाय उसकी आवाज़ थी। उसकी आवाज़ जच्चा बच्चा अस्पताल में थी। महेशा को कुछ याद आता है। यह कैसे होता है कि आदमी हमेशा एक ही तरह से रोता है। पार्वती की आवाज़ उसे भूलती नहीं। जब उसने अस्पताल के पलंग पर पड़े हुए महेशा को अपने पास बुलाया, इतने दिन चढ़ गए हैं, डॉक्टरनी कहती है चीरा लगाना पड़ेगा। पार्वती का रोम रोम काँप रहा था। चीरे का नाम सुनकर आंखों में आंसू भरकर उसने महेशा की बाँह पकड़ ली और बड़े ही दर्द भरे स्वर में कहा, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं सर को क्या मंजूर है। तुम दिल ना छोटा करो पार्वती, मैं मंदिर और धर्मशाला सब बनवाऊंगा। लेकिन पार्वती जीती जागती घर नहीं पहुंची। बच्चा पेट में मर गया और ऑपरेशन के बाद भी उसकी बिगड़ती हालत को अकेली डॉक्टरनी नहीं संभाल पाई। सारा शरीर नीला पड़ गया। पार्वती के शरीर में जहर फैल गया और महेशा को पार्वती का हल्का नीलापन लिए शरीर ठीक वैसा ही लगा जैसा कि उस दिन चांदनी में उसने देखा था। पार्वती की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। वह एकदम निश्चिंत लग रही थी। उसने महेशा को पास बुलाकर कहा, अब मंदिर जरूर बनवा देना, पार्वती मंदिर। मंदिर सोचकर महेशा का कलेजा फट गया। आखिरी आस थी। उसे चीख कर बोला, ऐसा मत कहो पार्वती, बच्चा मर गया तो क्या हुआ, तुम तो जीती हो। मुझे देख लो, अच्छी तरह देख लो। पार्वती की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। फिर उसने नहीं देखा और उसके प्राण खिंच गए और आंखें बंद गई, होंठ सूख गए। महेशा की दुनिया वीरान हो गई। वीरानपन देख आदमी पगला जाता है। उसे अब सिर्फ पैसों की फिक्र थी और महेशा एकदम बदल गया। पार्वती का फैलाया हुआ रुपया वह बड़ी कड़ाई से वसूल कर रहा था। घर का अकेलापन उसे काटने को दौड़ता। इतना प्यार पाकर अब उसको उसकी आदत पड़ चुकी थी। लोगों ने कहा, महेशा पंडित, दूसरी शादी कर लो, इतना रुपया पैसा किस काम आएगा। महेशा ने जवाब दिया, पार्वती के बराबर कोई मेरा ख्याल रखे तो सोचूं। यो पार्वती से 10 बरस छोटा था महेशा, पर पार्वती की मौत के बाद वह उसे 10 बरस बड़ा लगने लगा। सोने घर में महेशा 8-8 आंसू रोता और उससे पार्वती की एक एक बात याद आती। चीज़ों को देखता आंखों में आंसू भरता। वह कपड़े देखता जिसमें पार्वती के कपड़े रखे थे। संदूक के ऊपर वाली कील में किनारे में बंधी हुई चूड़ियों का लच्छा देख वह रो पड़ता। और जब वह जगन नाई के घर धरना देकर बैठ गया कि आज हिसाब वसूल करके ब्याज चुकता करके ही उठेगा, तो उसकी औरत ने भीतर से उरका कर कहा, पंडित जी, तुम तो इतने जालिम हो कि किसी की पत नहीं देखते। पार्वती चाची मुँह से चाहे जितना बिगड़े, पर आदमी की मर्यादा और इज्जत का ख्याल करती थी। ये सब हम नहीं जानती, हम रुपया लेके ही उठेंगे। जगन नाई बहुत गिड़गिड़ाया, महाराज घर की नींव खुदवा लो तो बस इस वक्त 25 से एक पाई ज़्यादा नहीं मिलेगी। आखिर 4 भले आदमियों ने आकर जब बहुत समझाया तो महेशा किसी तरह राम राम करके उठा। कुछ दिनों बाद जब महेशा अब महेश पाणे के नाम से पुकारा जाता था, बस्ती से चला गया। सुना चुनार मिर्जापुर की तरफ पत्थर की तलाश में गया है। कर्जदारों ने सुख की सांस ली। वह 15 दिन के भीतर भीतर लौट आया। चौधरी के बाग में बैठकर बता रहा था, पार्वती मंदिर के लिए सामान देखने गया था, सूरत जयपुर से बनवाऊंगा।
लोगों का कहना था सोना चांदी मिलाकर कुल 8-10 हज़ार की पूंजी है उसके पास, और जो दबा दबाया हो सो अलग। धीरे धीरे रुपए उसकी तृष्णा बढ़ाने लगे। हाफिज जी की दुकान से गुजरता तो आवाज़ देकर कहता, अब क्या करूँगा बैठ के हाफिज मियाँ, पहनने ओढ़ने वाली तो चली गई। बस एक दिन हाफिज ने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया। बैठे बैठे बात चलने के लिए, सुना मंदिर बनवाने की फिक्र में लगे हो, बस यही एक काम करना है हाफिज जी, मंदिर और धर्मशाला बन जाए तो मन को शांति मिले। पार्वती यही कहते कहते मरी थी। यह तो बड़े धर्म का काम है, बनाने खड़े होगे तो 10 आदमी हाथ बटाएंगे, तुम तो शुरू भर करो, कभी ज़रूरत पड़े तो 10-20 रुपए हमसे भी ले लेना। रुपया पूरा नहीं है, लोग समझते हैं मेरे पास खत्ती खुदी है, पर सच हाफिज जी कुल 4,000 है, इतने में तो सीमेंट भी नहीं आएगा। ग्राहक आया देख हाफिज जी भी इधर उधर हो गए। महेश पांडे उठकर चले गए। ऐसे ही एक दिन वह बस्ती की तरफ से जा रहा था। झील वाले रास्ते पर कुछ लोग दिखाई पड़े, उसके पैर उधर ही उठ गए। कुछ सैलानी थे, 4 मर्द और 2 औरतें। औरतें सुंदर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पीछे पीछे चल दिया। नीली झील खामोश थी, किनारे पर गीली आंखों की तरह नमी थी, और घास की टहनियाँ हवा के साथ धीरे धीरे सहला रही थी। नरकुल की लंबी पत्तियां पक्षियों की कलगी की तरह कांप रही थी। काले सिर और श्वेत वक्ष वाली गंगा कुकरी की हल्की सी सीटी उसके कानों में पड़ी। आंखें उधर अटक गई। झील के ऊपर चक्कर काट रही थी वह, कुछ इस तरह जैसे उड़ने वाले पक्षी अदृश्य डोर से किसी के हाथ में हो। वह बस घूमती ही जा रही थी। वह जानता था गंगा कुकरी पेड़ पर नहीं बैठेगी। तभी वह तीर की तरह पानी के ऊपर गिरी और चमकदार मछली उसकी लंबी चोंच में थी। फिर स्वान हंसों का एक झुंड उसे अपने राग में स्वर मिलाता हुआ दिखाई पड़ा। तभी कर्रा कर वह बोला। सफ़ेद कलगी की शान में वह गर्दन लपकाटता हुआ चला जा रहा था। शायद आरामदेह रेतीली जमीन की खोज कर रहा है करकरा। बाईं ओर से फैले दलदल से सराहनी सी तुरही की आवाज़ आई। वह बार बार चीख रही थी और सारा सकुलाया सा कुछ ऊपर चक्कर काट रहा था। तभी वह दलदल के ऊपर चीखता, कभी लंबे लंबे डग भरकर इधर उधर लपकता, वैसी ही तेज आवाज़ में चीखने लगा। गिरी हुई सारनी की आवाज़ फट गई और उसके गर्दन कुचले हुए सांप की तरह फड़फड़ा रहे थे। सावन हंसों का झुंड तट से भागकर खेतों में चला गया। अभी कुछ क्षण पहले का स्वप्निल वातावरण एकदम भयानक हो उठा। झील का पानी सीमा में वध जैसे थर्रा रहा था। महेश पांडे ने पास आकर उन सैलानियों को देखा। उसे उम्मीद थी कि पार्वती की तरह ऐसे क्षण में इन औरतों की आंखों में पानी डबडबाएगा, पर उन्होंने तो शिकार की प्रशंसा की। यह घर लौट आया। रात भर उसे अकेले बार बार वही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। ना जाने कहाँ से अस्पताल में चीखती पार्वती की आवाज़ आने लगी। सुबह होते ही उससे रुका नहीं गया। वह सीधे झील पहुंचा। झील के ऊपर का धुआं साफ हो रहा था। कांद का जोड़ा किनारे पर बैठा काई खा रहा था। वह पेड़ के नीचे बैठा देख रहा था कि सारसनी का जोड़ा विलाप कर रहा है। कैलाश मानसरोवर से आए देव हंसों को, जो गंधर्व देश से आए थे प्रवास के लिए, कोमल और पवित्र पक्षी हल्की किरणों में सोनपात्री के स्वर्ण पंख चमचमा रहे थे। बस्ती में नाप जोख हो रही थी तो लोगों का विश्वास था कि अब बिजली लग जाएगी। महेश पांडे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सुना उत्तर की तरफ बहुत बिजली पैदा की जा रही है, वहीं से यहाँ आएगी। तभी मुनादी वाला ऐलान करता हुआ सुनाई पड़ा, बाहुकुम चेयरमैन साहब के चुंगी की कुछ ज़मीनों की नीलामी बतारीख 4 जनवरी सोमवार को चुंगी के अहाते में होगी। खास व आम को खबर दी जाती है। और मुनादी वाले ने तबले पर बांस की खपचियों की चोट की। मंदिर और धर्मशाला की बात को लेकर सभी के पास वह पहुंचा। धर्म का काम है, सबसे ज़्यादा रुपया हम लगाएंगे, कुछ मदद आप लोग कर दें। धर्मशाला पंचायती कर दी जाएगी, आप लोग 10-20 रुपए मदद करें तो काम हो जाए। मारवाड़ी मिलों में एक मुश्त 50 रुपया दे दिया। उसका खाता डाक खाने में खुलवा दिया गया। 4 जनवरी को अभी 20 दिन थे। महेश पांडे के दिमाग में चबूतरे के पास वाली ज़मीन घूमने लगी। चुंगी को बिजली के लिए रुपए की ज़रूरत है और उसे धर्मशाला के लिए ज़मीन की। मंदिर और धर्मशाला की बात को लेकर वह सभी के पास जाता। धर्म कर्म का काम है, सभी लोग पैसे दे देते। मारवाड़ी मिलों ने तो एक मुश्त 50 रुपया दे दिया, लेकिन उसका खाता डाक खाने में खुलवाया। महेश ने 3000 रुपया
भी उसी खाते में और जमा कर दिया और अड़ाहतियों के घर घर घूमा, हलवाइयों और वैद्यों के पास गया, कपड़े के अड़ाहतियों से लेकर डॉक्टरों के पास पहुंचा और कुल मिलाकर 1000 रुपया जमा करा लिया। सबकी आंखों में महेश का रुतबा बढ़ गया, एक सम्मान बढ़ गया। सिर पर वह गेरुआ साफा बांधने लगा और हाथ में लाठी लेकर चलता। शरीर कुछ शिथिल हो गया, लेकिन इस ढलते शरीर के साथ वह दिन भर घूमता और साफे में किसी चिड़िया का गिरा हुआ सुंदर पंख कलगी की तरह खोस लेता। चुंगी दफ्तर में जाकर वह नक्शे को भी देख आता। नीलाम का दिन पास आ रहा था। जैसे जैसे वह निकट आता, महेश पांडे की उदासी बढ़ती जाती। झील पर शिकार खेलने के लिए आदमियों ने बहुत सी टोलियां बनाई और आई गईं। अपने घर पर बैठे या बस्ती में घूमते हुए जब वह चित्कारों को सुनता, साहब शिकारियों की नरम पंखों वाली चिड़ियों को लटकाए ले जाते देखता, तब उसको पार्वती याद आती। उसकी हालत भी उसी सारस के जोड़े की तरह ही थी जो अपने प्रेमी के वियोग में तड़प रहा था। घर में लेटता तो उड़ते पक्षियों के नरम कोमल पंखों की सरसराहट उसे महसूस होती, जैसे पार्वती कैलासन की धोती पहने अदृश्य रूप से गुजर गई हो। सुबह उठा तो मन नहीं लगा। वह शांति पाने के लिए झील की ओर चला गया। झील पहुंचकर लाठी से काई को छितराता है, सिवार की सूतों को उलझाकर उसने निकाला, नन्हे नन्हे बीज चुनकर मुंह में डाल लिए और उठकर चला गया। और जिसकी जलमंजरी खिली हुई थी, जलमंजरी से ही दलदल शुरू हो जाता है। नारी की बेल पानी में तारों की तरह बिछी हुई थी, गांठों के पास नन्हे नन्हे घोंघे चिपके हुए थी। सोनपात्री का झुंड रात भर चारा खाकर उड़ने ही वाला था कि एक गोली उस पार से छूटी और सोनपात्री के झुंड में से एक पक्षी को लगी। पक्षी बिलबिलाकर छप्प से झील के बीचों बीच गिर पड़ा। उसके सोने से पंख पानी में छितर गए और नीली झील के खामोश पानी में एक हलचल सी मच गई। झुरमुट से शिकारी निकले। उन्होंने देखा वह पक्षी तैरता हुआ उस किनारे से निकलकर किसी झाड़ी में दुबक कर खामोश हो गया। शिकारियों ने बहुत खोज की पर पक्षी नहीं मिला। उसका मन उचाट हो गया। जलमंजरी के फूलों को उसने वहीं फेंक दिया। उसको फिर पार्वती की याद आई और नीलामी वाले दिन उसने 3000 रुपये की बोली लगाकर चबूतरे के पास वाली जमीन नहीं, दलदली नीली झील खरीद ली। लोगों की आंखें फटी रह गई। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मंदिर के नाम पर इसने धोखा दिया है, रुपया हजम कर गया। लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया और मन में लगता कि अब वह पार्वती को भी जवाब नहीं दे सकेगा। फागुन आते आते मेहमान पक्षी उड़ गए, सावन हंस चले गए, सफ़ेद सुरखाब अपने पुराने घरों में लौट गए। मुंवर, शंद, करकसा और सरपस पक्षी भी चले गए। झील बहुत सूनी हो गई, पर महेश पांडे को विश्वास था ये फिर आएंगे, हमेशा की तरह झुंडों के साथ कार्तिक गहन तक वापस आवेंगे। महेश पांडे लिखना पढ़ना तो नहीं जानता था। बस झील वाले रास्ते के पहले पेड़ पर उसने एक तख्ती टांग दी जिस पर उसने लिखा था, यहाँ शिकार करना मना है, और नीचे पंक्ति थी, दस्तखत नीली झील का मालिक महेश पांडे। तो इस तरह आपने सुना कमलेश्वर जी की मार्मिक कहानी नीली झील। आशा है आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो यदि आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमारा प्रोत्साहन भी करिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।